इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही अजब सिचुएशन पर बात करने वाले हैं। मतलब अक्सर जब हम किसी इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि सब कुछ बहुत ही क्लीन होगा। जैसे मेडिकल साइंस में होता है, हड्डी टूटी, एक्सरे निकाला और प्रॉब्लम दिख गई। हाँ बिल्कुल। और इकोनॉमिक्स में भी ट्रेडिशनली यही अप्रोच रही है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा तो बस इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, राइट। और अगर ग्रोथ स्लो हो गई तो रेट कट कर दो। बहुत ही सीधा हिसाब होता था। लेकिन अगर हम आज की दुनिया को देखें, खासकर जो 2026 और 2027 का हमारा इकोनॉमिक आउटलुक बन रहा है, तो लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन ही टूट गई है। एग्जैक्टली। पिक्चर इतनी ज्यादा धुंधली है कि सेंट्रल बैंक्स और जो रीजनल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और उनके पास कोई सीधा रास्ता बचा ही नहीं है। बिल्कुल। और हमारा आज का जो मिशन है ना, वो इसी धुंधलेपन को क्लियर करना है। हम आज कुछ बहुत ही क्रिटिकल रिपोर्ट्स को एक साथ डीकोड करेंगे, जैसे सैक्सो का मार्च अप्रैल 2026 का एशिया मार्केट क्विक टेक। हाँ, और S&P ग्लोबल रेटिंग्स की Q2 2026 रिपोर्ट भी है हमारे पास। राइट। और इसके साथ ही अप्रैल 2026 की सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट और द गार्जियन के कुछ आर्टिकल्स भी हैं। इन सबको मिलाकर हम समझेंगे कि ये सब पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या मायने रखता है। और ये सब एक साथ देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप जियोपॉलिटिक्स को इग्नोर करके कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। एकदम सही कहा आपने। लेकिन इससे पहले कि हम इस डेटा को अनपैक करें, एक बात फ्रंट पर क्लियर करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो जो लोग भी हमारी ये गहन चर्चा सुन रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आज के हमारे सोर्सेज में मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट जैसे बहुत ही सेंसिटिव और पॉलिटिकली चार्ज विषय शामिल हैं। और इन पर दुनिया भर में लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों के अपने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव्स हैं। राइट। तो हम यहाँ किसी भी पक्ष, विचारधारा या देश का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि जो मूल स्रोत सामग्री है, उसमें जो तथ्य हैं, उनका ग्लोबल सप्लाई चेन पर क्या असर पड़ रहा है। एग्जैक्टली। हम सिर्फ निष्पक्ष होकर इकोनॉमिक इम्पैक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए सीधे हार्ड फैक्ट्स पर आते हैं। 28 फरवरी 2026 को मिडिल ईस्ट में जो हुआ, उसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशंस, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की मृत्यु हुई, और फिर उसके जवाब में ईरान ने सीधे जीसीसी देशों, मतलब खासकर यूएई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले किए, उसने तो टेंशन को चरम पर पहुंचा दिया। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस एस्केलेशन का सबसे डैमेजिंग इम्पैक्ट किसी मिलिट्री बेस पर नहीं हुआ है। तो कहाँ हुआ है? इसका इम्पैक्ट सीधा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज यानी हर्मुज जलडमरू मध्य पर पड़ा है। राइट। वो रास्ता अब इफेक्टिवली बंद हो चुका है, और आपको पता ही होगा, दुनिया का 20% तेल इसी एक रास्ते से गुजरता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, तो हर्मुज जलडमरू मध्य उसकी एक मुख्य धमनी या जुगलर वेन की तरह है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और जब कूटनीति फेल होती है, तो ये धमनी चौक हो जाती है। और जब जुगलर वेन चौक होती है, तो पैनिक तो मचेगा ही। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC में इस समय बहुत हलचल है। अप्रैल 2026 में बहरीन के पास इसकी अध्यक्षता है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उन्होंने 11 मार्च को एक प्रस्ताव भी पास किया है। एग्जैक्टली। प्रस्ताव 2817। इसमें GCC पर हुए हमलों की सीधी निंदा की गई है। लेकिन बात सिर्फ निंदा तक नहीं रुकी है। UN सेक्रेटरी जनरल को हरमूज के लिए एक स्पेशल UN टास्क फोर्स बनानी पड़ी है। ओहो, मतलब सिचुएशन इतनी सीरियस है कि अलग से टास्क फोर्स बन रही है। हाँ, और इसके अलावा एक और प्रस्ताव है 2083। इसके तहत मिडिल ईस्ट की स्थिरता और गजा संघर्ष को समाप्त करने की एक व्यापक योजना पे भी चर्चा हो रही है। राइट, वो $17 बिलियन का पुनर्निर्माण कोष है ना? बिल्कुल। और साथ ही एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स या ISF की भी बात हो रही है। लेकिन द गार्डियन की रिपोर्ट देखें तो एक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन के लिए करीब $70 बिलियन चाहिए। 70 बिलियन? बाप रे, 17 बिलियन तो बहुत कम है फिर। और पैसा तो तब काम आएगा ना जब ग्राउंड पर शांति हो। इंडोनेशिया ने तो अपनी ट्रूप डिप्लॉयमेंट ही होल्ड पे रख दी है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, मतलब एक एशियन इकोनॉमी के सेंट्रल बैंकर को या किसी सरकारी अधिकारी को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वहाँ UN की कौन सी फोर्स जा रही है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये जो कूटनीतिक गतिरोध है ना, ये सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं है, ये एक भयंकर ऊर्जा संकट को जन्म दे रहा है, जिसका सीधा असर हमारे और आपके देशों के सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। ये बात सच में बहुत डराने वाली है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की चेतावनी तो और भी डार्क है। हाँ, IEA ने साफ कहा है कि अप्रैल 2026 से
हम आधुनिक इतिहास के सबसे खराब ऊर्जा संकट में आ गए हैं। राइट। उन्होंने कहा है कि मार्केट से 400 मिलियन बैरल तेल गायब हो चुका है, मतलब वैश्विक आपूर्ति के पूरे 4 दिन का कोटा। और इसी वजह से कीमतों में 50% का उछाल आ चुका है। अच्छा, इस पे S&P का जो डाउनसाइड सिनेरियो है वो क्या कहता है? वो सिनेरियो किसी की भी नींद उड़ा सकता है। S&P के हिसाब से ब्रेंट क्रूड की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। $200? हाँ, और दूसरी तिमाही में इसका औसत करीब $185 रह सकता है। ये तो पागलपन है। अब सोचिए इसका प्रभाव भारत, जापान, थाईलैंड और मलेशिया जैसे तेल आयातक देशों पर क्या पड़ेगा। इन देशों पर सब्सिडी का जो बोझ है वो आसमान छूने लगेगा। इनकी राजकोषीय स्थिति या फिस्कल पोजीशन एकदम चरमरा जाएगी। और मैंने देखा है कि दक्षिण पूर्व एशिया की कई सरकारों ने तो एनर्जी बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहना शुरू कर दिया है। हाँ, कई जगह ये मैंडेटरी हो गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिखावटी कदम नहीं है? मेरा मतलब है, क्या कुछ लोगों के वर्क फ्रॉम होम करने से $200 प्रति बैरल तेल की कीमत से होने वाले इतने बड़े नुकसान की भरपाई सच में हो सकती है? देखिए, ये कदम ग्लोबल सप्लाई को ठीक करने के लिए नहीं उठाए जा रहे हैं। ये देश हताश हैं। वो बस अपना विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व बचाना चाहते हैं। जब तेल इतना महंगा है तो वो फ्यूल की हर एक बूंद बचाना चाहते हैं ताकि उनका खजाना पूरी तरह से खाली ना हो जाए। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? जब सरकारें सब्सिडी के बोझ तले दब रही हैं और अर्थव्यवस्था में तेल के कारण इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो सेंट्रल बैंक्स के पास क्या विकल्प बचते हैं? अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो उनके पास विकल्प बहुत कम है। 2024 और 2025 में हमने देखा था कि दरों में कटौती हो रही थी, लेकिन अब 2026-2027 के लिए केंद्रीय बैंकों की ये दर कटौती की भूख बिल्कुल खत्म हो गई है। मतलब कोई रेट कट नहीं होने वाला? बिल्कुल नहीं। S&P के अनुसार ये जो ऊर्जा जनित महंगाई है ना, जिसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, उसके डर से बैंक बहुत सतर्क हो गए हैं। कुछ स्पेसिफिक डेटा है क्या हमारे पास? हाँ बिल्कुल, चीन को ही देख लीजिए। वहाँ महंगाई दर का अनुमान 0.5% से बढ़कर 1.2% हो गया है। वहाँ अब कोई दर कटौती नहीं होगी। और भारत के बारे में क्या आउटलुक है? भारत में तो छमाही 2 में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना टर्मिनल दर का अनुमान 3.35% से बढ़ाकर 3.6% कर दिया है। और जापान, वो तो हमेशा एक अलग ही ट्रैजेक्टरी पर चलते हैं। जापान बहुत सतर्क है। वहाँ महंगाई तो है, लेकिन घरेलू आय अभी भी बहुत कमजोर है। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रीय मुद्राओं पर भारी दबाव है। मूल्य ह्रास हो रहा है। लेकिन एक सवाल है मेरा, अगर ऊर्जा की आपूर्ति में कमी के कारण महंगाई बढ़ रही है, मतलब तेल आ ही नहीं रहा है, तो ब्याज दरें बढ़ाने से क्या फायदा? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। क्योंकि दरें बढ़ाने से तेल की सप्लाई तो नहीं बढ़ेगी ना। क्या ये पहले से ही संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था का गला घोटने जैसा नहीं है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि केंद्रीय बैंक तेल की कीमतों को कम करने के लिए दरें नहीं बढ़ा रहे हैं। वो ये सब सेकेंड राउंड इफेक्ट्स को रोकने के लिए कर रहे हैं। मतलब जैसे लोग ज्यादा सैलरी मांगेंगे क्योंकि सब कुछ महंगा हो गया है। एग्जैक्टली। जिसे वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं। अगर महंगाई को अभी नहीं रोका गया तो वो पूरी इकोनॉमी में फैल जाएगी और इसके लिए उन्हें आर्थिक विकास की बलि देनी पड़ रही है। विकास की बलि मतलब जीडीपी पर असर पड़ेगा? हाँ, जीडीपी में 0.5 से 0.7% की संभावित गिरावट का अनुमान है। तो वो विकास और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बीच एक बहुत ही मुश्किल संतुलन बना रहे हैं। बाप रे, ऊर्जा संकट और उच्च ब्याज दरों के इस दोहरे झटके के बीच क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी इस तूफान में खड़ा है? एक क्षेत्र है, लेकिन वो भी एक बहुत ही विभाजित स्थिति में है, और वो है व्यापार। हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि हम अमेरिकी टैरिफ नीतियों का प्रभाव देख रहे हैं। बिल्कुल। अमेरिका ने फरवरी 2026 में नए टैरिफ का संकेत दिया है, जो 10% से बढ़कर 15% होने वाले हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा कैच है ना? बहुत बड़ा कैच है। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक और एआई से जुड़े उत्पाद जैसे मेमोरी चिप्स, इनको इन टैरिफ से पूरी तरह छूट मिली हुई है। वाह, तो मतलब एशिया में जो तकनीकी निर्यात है वो तो बूम कर रहा होगा। बिल्कुल, एआई का बुखार हर जगह है और इसलिए टेक एक्सपोर्ट्स आसमान छू रहे हैं, लेकिन जो नॉन टेक निर्यात है उसकी हालत बहुत खराब है। हाँ, कपड़े, मशीनरी, ये सब बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी USTR ने
11 मार्च 2026 को एक धारा 301 समीक्षा भी शुरू कर दी है। इसके बाद तो टैरिफ और बढ़ने की उम्मीद है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही नाव में दो अलग अलग दुनिया हो। मतलब एक तरफ एआई चिप से भरा प्रथम श्रेणी का केबिन है जो आराम से तैर रहा है, हाँ बिल्कुल, और दूसरी तरफ पारंपरिक निर्यातकों का केबिन है जिसमें टैरिफ और महंगे तेल का पानी तेजी से भर रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है और यही नीति निर्माताओं के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। उन्हें इस दोहरी अर्थव्यवस्था के लिए नीतियां बनानी पड़ रही हैं। तो चीन जैसे देश इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? आप चीन की 2026-2030 की 15वीं पंचवर्षीय योजना को देखें। वो अब पूरी तरह से तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे हैं। वो समझ गए हैं कि अगर टैरिफ युद्ध से बचना है तो खुद की तकनीक विकसित करनी होगी। ये तो पूरा परिदृश्य ही बदल रहा है। अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में रखें तो 2026-2027 के लिए आर्थिक योजना पूरी तरह से 4 चीजों पर टिकी है। राइट। पहला, हॉर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति। दूसरा, वो संभावित $200 का तेल संकट। हाँ। तीसरा, केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती को रोकना। हाँ। और चौथा, ये तकनीकी और गैर तकनीकी निर्यात के बीच बढ़ता हुआ अंतर। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वैश्विक कूटनीति के ये बड़े फैसले सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर तय कर रहे हैं कि व्यापार के लिए ऋण कितना महंगा होगा और सरकारों को बुनियादी ढांचे के बजाय सब्सिडी पर कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। जो पैसा स्कूल और अस्पताल बनाने में जाना चाहिए था वो तेल के सब्सिडी में जल रहा है। एग्जैक्टली। और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले जो लोग इस चर्चा को फॉलो कर रहे हैं उनके सोचने के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। वो क्या? देखिए, आज के युद्ध रातों रात सप्लाई चेन को तोड़ रहे हैं। इससे एक ऐसी महंगाई पैदा हो रही है जिसे ब्याज दरें बढ़ाकर या घटाकर रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। तो क्या 2020 के इस दशक के अंत तक दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को भू राजनीतिक झटकों से निपटने के लिए ब्याज दरों से परे जाकर कुछ पूरी तरह से नए गैर पारंपरिक मौद्रिक उपकरणों का आविष्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है, क्योंकि पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे हैं। राइट। क्या हमें इकोनॉमिक्स की किताबें फिर से लिखनी पड़ेंगी? इस विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।